मैंने देखा परिंदों को उड़ते हुए, ऊंचे शिखरों पहाड़ों से मुड़ते हुए। रियली माई नेम रोल नंबर मिलाया, गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है। फिर लगा कि नहीं, रोल नंबर भी मेरा है, नाम भी मेरा है और ये चलो मैं हो ही गया। हूँ। वो हो सकता है वो बहुत डरे होंगे कि मैम का तो ऑलरेडी सिलेक्शन है। ऐसे बहुत लोग होंगे जो ऑलरेडी 2 बार दे चुके होंगे, इंटरव्यू से बाहर हुए, उनसे उनका सामना होने वाला है। कैसे उन एस्पिरेंट को वो बीट कर सकते हैं? कोचिंग नहीं कर पाई, जैसा मैंने कहा कि मैं सामान्य वर्ग से, बहुत ही सामान्य घर परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो उतने संसाधन सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होते हैं। तो लगा कि तो मैम थोड़ा सा ट्रेजरी ऑफिसर के बारे में बताएं कि ये ट्रेजरी ऑफिसर की जो पोस्ट है उनका काम क्या होता है? देखिए, क्योंकि अभी मेरा चयन हुआ है और विभाग में एंट्री नहीं हुई है, लेकिन जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार मैं कुछ आपको बताती हूँ जी। कि ट्रेजरी ऑफिसर के जो पद होते हैं छोटे जिलों में मैंने सुना है कि 1 होते हैं, और बड़े जिलों में चीफ ट्रेजरी ऑफिसर के अंडर में 3-4 हो सकते हैं। और ट्रेजरी ऑफिसर का मुख्य काम, क्योंकि फिनेंस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है, तो बजट वगैरह सैंक्शन करना विभागवार, और सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनकी जो सैलरी वगैरह होती है, पेंशन होती है, ये सारी चीज़ें मुझे जितना मालूम है कि ये ट्रेजरी ऑफिसर की जिम्मेदारियां होती हैं। ओके, मतलब एक जिले में अगर वहां पे सरकारी कर्मचारी की सैलरी जाती है तो साइन ट्रेजरी ऑफिसर का होता है, यही इतना ही है ना? ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। तो मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक जिला में जो एसडीएम है उनकी सैलरी भी तो आपके थ्रू होके जाएगी, आई थिंक। शायद, बिल्कुल बिल्कुल। सभी के पढ़ाई वालों के रूम एक जैसे ही होते हैं। ये मेरी छोटी सी स्टडी टेबल है, यहाँ पे मैं पढ़ती थी, और ये मेरी कुछ किताबें हैं जिनको ये कुछ नहीं है मैम। नहीं, ये कुछ किताबें ही हैं। अगर देखा जाए तो ये घटना चक्र की सारी किताबें हैं, प्रीलिम्स वाली। ये स्टैटिक पोर्शन की कुछ किताबें हैं। इसके अलावा ये हिंदी की किताबें हैं जो हमारा मेंस में आता है। कुछ मोटिवेशनल बुक्स हैं 2-4 जो हैं, और कुछ सेल्फ नोट्स हैं। और ये ऊपर नोट्स हैं और आपके? ये मेरे जो है नोट्स हैं मेंस के, अलग-अलग पोर्शन के। और इसके अलावा ये कुछ टेस्ट सीरीज जो लगाई थी और लिखी थी प्रीलिम्स और मेंस की। और अगर नीचे देखें तो जो है ये मेंस की टेस्ट सीरीज हैं, ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हैं, और ये न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं हम लोग। और ये आपने पूरे न्यूज़पेपर के हाँ, गट्ठर लगा रखे हैं। ये रिसेंट एक्चुअली 2-3 महीने के हैं, और भी ज्यादा पढ़ते हैं। और ये सिलेबस जो हम लोग यूज करते हैं कि सिलेबस हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए, तो इसलिए सिलेबस हमेशा साथ में रखती थी। तो ये बस छोटा सा ही एक सेटअप है, इनको पढ़ना है और रिवाइज करना है, दैट्स ऑल। मैम अपने बारे में पहले बताएं, आपका पीछे हिस्ट्री क्या रहा है? मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर के एक छोटे से जिले की रहने वाली हूँ, और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल सभी ने सुने होंगे, तो उनसे मेरी स्कूलिंग हुई है 10th और 12th। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एंट्रेंस दिया, और मैंने वहां से बीएससी मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में किया। देन एमएससी भी वहीं से किया कंप्यूटर साइंस में। एमएससी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। इससे पहले आप सिलेक्टेड भी रही हैं? हाँ, इसके पहले मैंने एक छोटी सी नौकरी, क्योंकि शुरुआत होती है करियर की, कानूनगो की नौकरी मेरी प्रथम नौकरी थी, जो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत की। उसके पश्चात मैं लोअर पीसीएस में सेलेक्ट हुई और मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर कार्य किया। देन एट प्रेजेंट मैं वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पीसीएस 2016 बैच से सिलेक्टेड हूँ और कार्य किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, पीडब्ल्यू की तरफ से आक्रोश बैच लॉन्च है, जो कि बायलैंग्वेज फॉर्मेट में मात्र 1499 में एक्सेस हो रहा है। वहीं आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी टारगेट कर रहे हैं, तो फिर प्रथम 2.0 की तरफ जाना चाहिए, जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है 3499 में। इनके अलावा आप 17वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें आपको 2 फाउंडेशन कोर्स मिलेंगे। पहला प्रथम, जो कि हिंदी फॉर्मेट में है, दूसरा सक्षम 2.0, जो कि बायलिंगुअल फॉर्मेट में 3499 में ये दोनों एक्सेस हो रहे हैं। इन सब के साथ भी अगर आप इनके सारे बैच पर डिस्काउंट देखना चाहते हैं, तो हमारा कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करें, अगेन आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इन सब जितने भी बैच हैं, इनमें आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाला है, उसमें लाइव लेक्चर्स, डीपीपीएस, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, और अच्छे से ये पीवाईक्यू एनालिसिस करा के आपको देंगे और आपका सिलेक्शन हो। इनके सारे बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
आप जाके वहां से देख सकते हैं और स्टूडेंसी कोड यूज करके परचेज कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आपका ये अटेम्प्ट कौन सा रहा है यूपीपीसीएस का, और साथ ही मीडियम क्या रहा है? अटेम्प्ट तो अगर कहा जाए बीच में मैंने अटेम्प्ट्स देने छोड़ दिए थे क्योंकि मैं फील्ड जॉब में आ गई थी मार्केटिंग इंस्पेक्टर में। तो टाइम की वजह से। जी हाँ, एकदम टाइम की वजह से। और अगर यहाँ की बात करें तो ये मेरा रिसेंट में 3rd अटेम्प्ट है। क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो बदले हुए पैटर्न में मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है और मीडियम मेरा इंग्लिश रहा है। इंग्लिश मीडियम, ठीक है मैम। वो रात की थोड़ा बात बताएं जब रिजल्ट आता है, और क्या मोमेंट रहा? सबसे पहले रिजल्ट आपने देखा, फैमिली में से कोई देखा, बताएं क्या रहा? रिजल्ट जिस दिन आना था उस दिन दोपहर में मैं ऑफिस में थी और मुझे ऐसा आभास हो गया था कि आज रिजल्ट आने वाला है क्योंकि सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे। ऑफिस में लगभग 2-3 बजे मुझे एकदम कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और थोड़ी व्याकुलता लगी कि फाइनल लिस्ट में नाम दिखेगा, क्या स्थिति रहने वाली है। क्योंकि एग्जाम अच्छा हुआ था तो आशा भी थी, लेकिन क्योंकि ये एक प्रतियोगिता परीक्षा है तो सभी बराबर के दावेदार थे जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो एक व्याकुलता थी। फिर शाम होते होते मैं डिनर के बाद वॉक करके आ रही थी और तब नहीं पता था क्योंकि लगभग 9 बज रहे थे। रिजल्ट आया नहीं तो लगा कि शायद हो सकता है आज ना आए। अचानक से मेरे साथ में एक साथी अधिकारी हैं, सरिता यादव, जिन्होंने तैयारी के दौरान सदैव मुझे गाइड किया, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि बधाई हो, आप ट्रेजरी ऑफिसर बन गई हैं। तो मैंने कहा प्लीज मजाक मत करिए, मैं बहुत डरी हुई हूँ आज। तो कहे रिजल्ट आ गया है। मैंने कहा आ गया? कहे हाँ आ गया। मैंने कहा ओके रुको मैं देखती हूँ। फिर मैंने देखा और 2 मिनट के लिए आई वॉज लाइक कि ब्लैंक, एकदम इट्स रियली माई नेम, रोल नंबर मिलाया, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है। फिर लगा कि नहीं, रोल नंबर भी मेरा है, नाम भी मेरा है और ये मैं ही हूँ। मतलब बहुत प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई और प्रभु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। मैंने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया और साथ ही वह फीलिंग भी महसूस की कि वो जो 450 लोगों ने इंटरव्यू हमारे साथ दिया था और उनमें से 300 लोग जो बाहर हुए हैं, तो मैंने तुरंत प्रभु को धन्यवाद दिया कि भगवान मुझे लिस्ट में आपने रखा और इतने अच्छे पद पर मेरा चयन हुआ। इसके तुरंत बाद मेरी घर पे बात हुई। ओके, इस लिस्ट में जो लिस्ट आई मैम, बीच में इसको रखा गया, पहले नीचे उसके डीवाईएसपी है, उससे ऊपर एसडीएम है। तो ये जो ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट होती है, क्या डीएसपी से ऊपर होती है, पावर सुप्रीम होती है, या फिर क्या है, क्यों सेकंड पर रखा गया इसको? देखिए, क्योंकि अभी उस पद पर चयन हुआ है और प्रॉपर वर्किंग तो मैं नहीं जान रही हूँ। ट्रेनिंग के बाद संभवतः सारी चीजें सीखने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन अभी तक का जो पिछला रिजल्ट और मार्कशीट्स वगैरह मैंने देखी हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि एसडीएम की मेरिट सबसे हाई होती है, उसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर जो कि इस बार पद था उसकी होती है, देन डीवाईएसपी की मेरिट होती है, यानी कट ऑफ होती है। ओके, हाँ जाके कोचिंग की कहीं या फिर प्रॉपर घर से कैसे की तैयारी? नहीं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन कर रही थी तो इलाहाबाद में रहकर ही मैंने तैयारी की है। और मैं कोचिंग नहीं कर पाई। जैसा मैंने कहा कि मैं सामान्य वर्ग से, बहुत ही सामान्य घर परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो उतने संसाधन सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होते हैं। तो लगा कि हम बिना कोचिंग के भी तैयारी करनी है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे, तो कोई कोचिंग नहीं ली है और अपने से सेल्फ स्टडी करके मैंने अपने नोट्स बना करके और न्यूज़पेपर का सहारा लेकर के उससे मैंने अपनी पूरी तैयारी की है। ठीक है, आपने भी बोला कि कोचिंग आपने नहीं ली, तो मैम आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ा, या फिर अलग अलग सोर्स से आपको वो चीजें निकाल के एक जगह प्लेस करनी होती थी, या फिर बहुत ज्यादा आपको फोकस रखना होगा कि भाई कहीं से कुछ मिल जाए मेरे नोट्स में आ जाए? तो फिर ये सारा बैलेंस कैसे हुआ कि अलग अलग जगह से लेना? जी जी जी, इसके लिए देखिए, एक हम अपनी रणनीति बनाते हैं। सबसे पहले हम जिस युद्ध में उतरने वाले हैं उस युद्ध में हमें अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करने हैं। और वो कैसे करते हैं? मैंने जो किया, मैंने सबसे पहले सिलेबस निकाला अपने एग्जाम का कि इसमें सिलेबस क्या है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगभग कई बार देखा, 10 बार 12 बार, जब तक मुझे सिलेबस का एक एक बिंदु याद नहीं हो गया मैं उन क्वेश्चंस को देखती रही, कई बार देखती रही। और इसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, यानी कि पढ़ाई शुरू की। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे वो क्वेश्चंस और सिलेबस का वो पार्ट याद आता था, तो इससे मेरी तैयारी इजी हो गई। यानी कि मुझे
एक कह सकते हैं कि फोकस एरिया मिल गया कि मुझे सिर्फ इतने फोकस एरिया में वर्क करना है, सिलेबस के अंदर रहना है और उसके डायमेंशंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उससे मिल गए। और क्योंकि आज के समय में आपको यदि प्रतियोगिता में आना है तो अपने आप का आकलन भी करना है कि हम कहाँ पर हैं, तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी लगानी होगी। तो प्रीलिम्स में मैंने मार्केट से लेकर के ध्येय का टेस्ट सीरीज लगाया था और अपने से ही अपने नंबर कैलकुलेट किए थे। तो और उसका रिवीजन भी करती थी। तो प्रीलिम्स का अभ्यास मैंने ऐसे किया। ओके, मे भी मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं मेजोरिटी को ध्यान में रखते हुए आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। होप आप अगला अटेम्प्ट और दें और एसडीएम के लिए ट्राई करें। अगर आपसे उनका कंपटीशन है तो फिर आप वो कैसे बीट कर सकते हैं? क्योंकि वो हो सकता है वो बहुत डरे होंगे कि मैम का तो ऑलरेडी सिलेक्शन है। ऐसे बहुत लोग होंगे जो ऑलरेडी 2 बार दे चुके होंगे, इंटरव्यू से बाहर हुए, उनसे उनका सामना होने वाला है। कैसे उन एस्पिरेंट को वो बीट कर सकते हैं? बिल्कुल बीट कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय कहीं ना कहीं मैं अपनी सफलता के उसमें अभी माहौल में हूँ, उस समय वो प्रतियोगी अभी तैयारी में लगा हुआ है प्रीलिम्स की, क्योंकि प्रीलिम्स को मात्र 2 महीने लगे हुए हैं और इस एग्जाम में ये कतई निश्चित नहीं है कि आपने एक बार क्वालिफाई किया है फाइनल तो अगली बार प्रीलिम्स आप क्लियर करोगे। प्रीलिम्स क्यों? क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और आपको लगातार लगे रहना है। बीच बीच में एक जो ह्यूमन बीइंग के लिए ब्रेक की जरूरत है उतना लीजिए, लेकिन हमारी पढ़ाई की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें रखनी है। तो वो जो एस्पिरेंट्स जिनके सामने हम लोग होते हैं और शायद एसडीएम के लिए अभी हम में से कई लोग ट्राई करेंगे, जो डिप्टी जेलर पद पे हुए हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हम थोड़ा और आगे मेहनत करें, तो बिल्कुल आप बीट कर सकते हैं। एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड है और एकदम न्यूट्रल है। न्यूट्रल इन द सेंस सभी के लिए प्रतिस्पर्धा समान है। यदि आप कंसिस्टेंसी से उचित रणनीति बना करके तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता तय है। और प्रीलिम्स में भी उतनी ही मेहनत है, मेंस में भी रणनीति एकदम सटीक। ओके, वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक करते चले। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है मुझसे तो आप कमेंट करें ताकि मैं अगले टॉपर से वो चीजें पूछ पाऊं। अब चलिए जो आप वीडियो देखने आए हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, कंप्लीट स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। तो मैम 1 से लेके 6 तक की जीएस 1 से 4 तक की स्ट्रेटजी क्या रही है और 5 और 6 जो पेपर है उसका क्या है? जी, क्योंकि मैं ऑफिस गोइंग हूँ तो नो डाउट इस बार नए पेपर ऐड हुए 5 और 6, जिनको तैयारी करना और जिनको पूरी तरह से अभ्यास में लाना मेरे लिए एक चुनौती रही। लेकिन क्योंकि ये था कि मुझे और उच्च पद पर जा करके अच्छी सेवा में जाना है, तो ये था कि करना तो है पड़ेगा जी। तो अगर मैं जीएस के पेपर की बात करूं तो पेपर 1, 2, 3, 4 इन तीनों के नोट्स पहले तो अपने सेल्फ नोट्स मैंने बनाए और सेल्फ नोट्स बनाने के लिए एक स्टैटिक बुक का सहारा लिया। इसके लिए जो सिलेबस के पोर्शंस हमें बुक पे नहीं मिलते हैं, मैंने कुछ विजन आईएएस की साइट पे जा करके वहां से ढूंढा, गूगल से देखा, और अगर कोई मैटर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि उस पोर्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें या उसका क्या मैटर है, तो फिर मैंने उसको यूट्यूब से वीडियो देख करके जो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि चोला डायनेस्टी है, हिस्ट्री में थोड़ा सा भूल जाते हैं हम लोग जो है, तो उसके लिए मैंने फिर वीडियोस देख करके अपनी को मतलब तैयार किया कि मैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करूं। तो पेपर 1 to 4 का ये था। अगर एथिक्स की बात करें तो एथिक्स का पेपर नंबर 4 है, उसके लिए मैंने जो है केस स्टडीज काफी लगाई, क्योंकि केस स्टडीज लगाई और साथ में अपनी जो राइटिंग स्पीड है, जब डेली आप टेस्ट लिखेंगे तो आपकी राइटिंग स्पीड मेंटेन करनी है। तो पेपर 1 to 4 मेरी ये स्ट्रेटेजी रही। अब पेपर 5 और 6 क्योंकि न्यू पेपर थे, तो उनके लिए मार्केट में एक ध्येय आईएएस की बुक आई हुई थी पेपर 5 और पेपर 6 के लिए, मैंने वो पढ़ी। साथ में ही अगर आप गूगल में दृष्टि की वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स दिया रहता है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी अलग अलग भाषा में। तो मैं इंग्लिश मीडियम है तो मैंने उसको डाउनलोड किया, शॉप से जाकर के प्रिंट निकलवाया, और उसको जो है उससे क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है और जो विशिष्टताएं हैं उत्तर प्रदेश की, वो मुझे एकदम पिछले 1 साल की मुझे तैयारी में हेल्प कर दी। मुझे रेडीमेड भी मटेरियल मिल गया इस तरह से।
और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए घटना चक्र आती है, तो उससे कुछ हम डेटा कलेक्ट करेंगे, सेंसस का हो या एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो विशेषताएं होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना, जैसे ओडीओपी चला है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो सारी चीजें मैंने तैयार की। ओके, आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा क्या रहा है? डिस्ट्रैक्शंस इस टाइप से तो कुछ भी मुझे नहीं याद पड़ रहा, क्योंकि मैं काफी डेडिकेटेड हूँ इनफैक्ट, तो क्योंकि और डिसिप्लिन मतलब हमेशा रहा है। पहले ही बताया कि विद्या मंदिर में पढ़ी हुई हूँ, तो वहां पे अनुशासन एकदम दिया गया, तो डिस्ट्रैक्शन इस टाइप का तो बिल्कुल नहीं है। ओके, आपको ऐसा लगता हो कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपसे कुछ ऐसी कमी हो जाती थी, आपको लगता है कि मेरे में ये कमी है कि थोड़ा सा लेजीनेस हो जाता तो मैं थोड़ा सा टाल देती हूँ, ऐसा कुछ है आप में? एक्चुअली तैयारी के दौरान मुझे, क्या शायद हर एस्पिरेंट को लगता होगा ना, हाँ, एक सोने का मन करता है मुझे, बिल्कुल, मतलब लगता बिल्कुल। है कि जैसे एक चढ़ी टाइम हम, चढ़ी सी आंखें बिल्कुल, होती हैं। हमने जैसे कि ब्रेक लिया 4-5 घंटे की पढ़ाई के बाद, हाँ। और जब हम आधे घंटे के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट नैप लेने जाते हैं दिन में, तो उस टाइम पे लगता है कि आपको उठने के लिए बहुत ऊर्जा कलेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन वो ऊर्जा कहाँ से आती है? जब आप सोचते हैं कि मुझे मेंस क्लियर करना है, तो मुझे उठना होगा, तो आप आधे घंटे में भी उठ जाते, तो लगता था कि थोड़ा सा सोने का लगता था कि सोने के टाइम थोड़ा और मिल जाए। ओके, लास्ट मैसेज मैं उन एस्पिरेंट के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए जो आपको देख रही हैं गांव से रह के, जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, पैसे कोचिंग वगैरह इतनी महंगी है उसको देखती हुए, और बहुत सारे संसाधन उनके पास है नहीं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? आपके जैसा वो कैसे बन सकती हैं, एसडीएम कैसे बन सकती हैं? लड़कियों के लिए मेरा एक संदेश है, वो आत्मनिर्भर बने और अपनी शक्ति को पहचाने, ताकि हमें समाज से दहेज जैसी जो कुरीति है उसको जड़ से खत्म करना है। और एक कविता है जिसकी 4 पंक्तियों के माध्यम से एक मैं संदेश देना चाहूंगी। मैंने देखा परिंदों को उड़ते हुए, ऊंचे शिखरों पहाड़ों से मुड़ते हुए, उसके पंखों ने जैसे गगन को छुआ, मेरी बेटी ने अपने सपन को छुआ। एक धरती भी हो, एक सागर भी हो, एक आकाश हो बेटियों के लिए। क्या बात